हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपका समत्व की पहली डेमो वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की थी जिसमें डेमो क्लासेस के लिए कुछ टॉपिक्स थे। उस टॉपिक्स में से जो सबसे ज्यादा वोट किया गया टॉपिक्स है वो है सबसे पहला केंद्रक और दूसरा है जीवों के लक्षण व अभिलक्षण। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इन दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। प्योरली एनसीईआरटी से हम इसको कवर करेंगे, ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम उस जगह तक पहुंचेंगे जहां तक नीट पूछता है। नीट आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर की जितने भी आप पेपर देखोगे एनसीईआरटी से बाहर से पूछना उसने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करेंगे। अब ये वीडियो देखने से पहले आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी निकाल के रखनी है। उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है केंद्रक। ये जो टॉपिक है इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद में हम पर्टिकुलर चीजें पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, ताकि आपकी रीडिंग साथ के साथ होती रहे, आपको दोबारा जाकर एनसीईआरटी नहीं पढ़ने पड़े। और उसके साथ ही जो उसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक जो है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं। और हालांकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेजेस का फायदा मिलना जरूरी है। केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं और ये जो आपके एनसीईआरटी में 8.5.10 ये जो टॉपिक है 8वें चैप्टर में, जो ये टॉपिक है केंद्रक नाम से, ये आपको उसमें मिल जाएगा। अब अगर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप भी वहां से जो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूं उसको आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते रहिए, और जो मेन पॉइंट्स आएंगे बताने लायक मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले इसमें लिखा है कि कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। इसके बाद फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसको क्रोमेटिन का नाम दिया था। अब सबसे पहली बात, ये वैसे दिखने में बहुत एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बातें छुपी हैं। सबसे पहली बात है, इसके अंदर दो साइंटिस्ट के नाम छुपे हैं। सबसे पहले है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा है फ्लेमिंग। ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं। ये साइंटिस्ट के नाम मैं आपको इसलिए नोटिस करवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जब हम मेन क्लास ले रहे होंगे, जब आप समझ में एडमिशन लेंगे, उसके बाद जो हम मेन क्लास लेंगे सेल वाले चैप्टर की, उसके अंदर या फिर जब हम पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम अलग से इन साइंटिस्ट के पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो हर चैप्टर में दिखाए जा रहे हैं, जिनके नाम दिए जा रहे हैं, उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे और उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की है या फिर उन्होंने क्या क्या उनका रोल है बायोलॉजी के अंदर, उसके बारे में हम लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ये कभी कभी पूछे जाते हैं और हम लोग उसको गलत कर देते हैं या फिर याद नहीं रहता तो हम उसको छोड़ के आते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो भी 4 नंबर का आएगा, और अगर जो मेन कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आएगा वो भी हमेशा 4 नंबर का आएगा। तो कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों में। अगर आप कंसेप्ट का क्वेश्चन करते हो या फिर आप इनके क्वेश्चन याद रखते हो, दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। तो हम ये वाले क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाले और ना हम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन छोड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं डेमो क्लास की। तो डेमो क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि हमको जल्दी जल्दी कवर करना है। अब इसके अंदर ये बोला है रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। फ्लेमिंग वाला जो हिस्सा है, फ्लेमिंग वाली जो चीज है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात छिपी है जो कि लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ समझने वाली बात यह है कि इसने बोला कि फ्लेमिंग ने केंद्रक के अंदर जो पदार्थ मिलता है वो उसको नाम दिया क्रोमेटिन। केंद्रक के अंदर जो पदार्थ मिलता है उसको फ्लेमिंग ने नाम दिया क्रोमेटिन। और फ्लेमिंग ने कैसे पता लगाया कि इसके अंदर कोई पदार्थ होता है, उसने उसको क्षारीय रंग से रंजित किया। अब यहां पे जो मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है
कि ये जो बात है, ये काफी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे काफी चीज ऐसी छुपी है। इससे एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो लोग बोलेंगे कि एनसीईआरटी की बाहर की चीज है या फिर 11th एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बात जो है वो एक ऐसी बात है जो आप 12th में पढ़ोगे। 12th के अंदर जो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर है उसके अंदर भी ये चीज पढ़ोगे कि इसके अंदर जो मैं बात बताने वाला हूँ वो क्या चीज है, वो आप 12th में पढ़ोगे। लेकिन काफी लोग इसको बोलेंगे कि 11th में नहीं है, लेकिन अभी मैं इसे डिकोड करूंगा अगर उस चीज को, तो आपको पता पड़ेगा कि क्या चीज है वो जो इस चीज में लिखी है। क्षारीय मतलब बेस, ये वही बेस है जो एसिड बेस वाला होता है, एसिड बेस और वो वाली चीजें ही है। अब देखो, क्षारीय रंग से अगर रंजित हो जाता है कौन, क्रोमेटिन, तो इसका मतलब है कि बेस है ये क्षारीय रंग मतलब डाई, क्षारीय रंग से अगर रंजित हो जाता, तो रंजित हो जाने का मतलब, या फिर अगर वो कलर हो जाता, कोई भी चीज एक दूसरे से कलर हो जाती है तो इसका मतलब कि वो अपने कलर को खींच लेती है, मतलब उसके ऊपर सोख लेती है। सोखना और ये सारी चीजें, कलर लग जाना और ये सारी चीजें क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इसने इससे रिएक्शन कर लिया, ये इससे रिएक्ट कर गया, वो उससे रिएक्ट कर गया, तो ये रिएक्शंस होती हैं। तो कलर हो जाना, रंजित हो जाना एक तरह की रिएक्शन है। तो एसिड जो होता है वो मेनली बेस के साथ में रिएक्शन करता है, और इसका उल्टा ही सही है, एसिड अगर बेस के साथ में रिएक्शन करता है, बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करती है। तो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, मतलब क्षारीय रंग यानी बेसिक डाई जो होती है उससे ये क्रोमेटिन जो होता है वो रंजित हो जाता है, मतलब रिएक्शन कर लेता है। इसका मतलब अगर ये क्षारीय रंग अगर बेसिक है तो क्रोमेटिन जो होगा वो एसिडिक होगा। ये चीज बहुत बड़ी बात इसके अंदर छुपी है। ये हालांकि ड्रॉपर बैच के लिए कुछ खास फर्क नहीं डालेगी बात, क्योंकि ये लोग ये जो चीज है ये वाली बात ये वो पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, वो ये बात पढ़ चुके हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, क्रोमेटिन का अंदर क्या होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। जब इनकी फुल फॉर्म देखोगे तो डीएनए में क्या है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल है ये। तो इतना कुछ खास नहीं है इस पॉइंट के अंदर ड्रॉपर बैच के लिए, लेकिन अगर कोई 11th क्लास का बच्चा इसको देख रहा है तो उसके लिए बहुत नई चीज है जो कि 11th क्लास में ही देखी जा रही है कि क्षारीय रंग से रंजित अगर हो जाता है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बेसिक डाई से अगर वो रिएक्शन करता है क्रोमेटिन मटेरियल, तो इसका मतलब वो जो है क्रोमेटिन मटेरियल वो एसिडिक नेचर का है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप ना ड्रॉपर बैच पे हो तो आपने 12th के अंदर ये चीज पढ़ ली होगी, लेकिन 11th क्लास के बच्चे के लिए ये चीज बहुत नई है। अगली चीज बात है कि अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्र जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्र की प्रोटीन तंतु की बनी हुई होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्र के आध्यात्मिक में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे केंद्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रिक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रिकी अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जलिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है, व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थान पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छन हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्र के कोशिका द्रव्य से केंद्र की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। अब ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इसके अंदर सबसे पहला जो वर्ड दे रखा है अंतरकाल अवस्था। अगर आप इन सब चीजों को यूज में लेते हुए, इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए अगर पढ़ाई करोगे, जैसा अंतरकाल अवस्था आई है, अब अंतरकाल अवस्था जो है आप अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अगला चैप्टर मतलब सेल डिवीजन वाला, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन अगर आप इसको यहीं पे पढ़ते हो तो ये वाला पैराग्राफ जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा और अगले चैप्टर के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अंतरकाल अवस्था क्या होती है? अंतरकाल अवस्था वो अवस्था है जैसे कोई सेल है, ये एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है। अब जब ये सेल, इसको आगे जाके क्या करना है? डिवीजन करना है। ये कोशिका है जिसको आगे जाके विभाजन करना है।
तो आगे जाके ये बड़ी होती है, सबसे पहले अपना साइज इंक्रीज करेगी। आप ड्रॉपर बैच के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको तो पता है कि अगला चैप्टर में या सेल विभाजन के चैप्टर में, कोशिका विभाजन के चैप्टर में आप देखेंगे कि G1 फेज, G2 M फेज और ये सब आती है, तो ये चीज आती है। लेकिन जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं या फिर जो लोग पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, जिनको इतना ज्यादा बायो पूरा क्लियर नहीं है, वो चीज की हम अगर देखेंगे तो ये सेल है, ये जब डिवाइड करती है तो जब ये डिवाइड करने से पहले ये पहले अपना साइज इंक्रीज करती है। साइज इंक्रीज करने के बाद में ये इस तरह से कुछ डिवाइड कर रही है, मतलब ये सेल इधर हो गई, ये टुकड़ा इधर जा रहा है, ये टुकड़ा इधर जा रहा है और ये बीच में से टूट रही है। ये टूटने के बाद में ये बनती है दो सेल, ये जो टूट जाती है उसको ये बन जाती है दो सेल्स, उसमें से एक सेल जो है वो वापस हमने उसकी जो पूरी वो आपको साइकिल दिखाई है। मेनली अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर ये जो फेज है, यहां से लेके यहां तक की जो फेज है, ये होती है विभाजन फेज। यहां पे होता है विभाजन, और ये जो है यहां से लेके यहां तक, जब ये विभाजन के लिए तैयार हो रही है तब ये विभाजन तो नहीं कर रही, यहां से यहां तक तो ये विभाजन तो नहीं कर रही है, बस तैयार हो रही है, जिसमें ये प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन को इकट्ठा कर रही है और काफी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको इकट्ठा करती है ताकि ये विभाजन के दौरान इसको एनर्जी मिल सके। तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं अंतरकाल अवस्था, ये होती है अंतरकाल अवस्था। तो जब हम केंद्रक की बात करेंगे तो केंद्रक जो होगा हमारे को अंतरकाल अवस्था में दिखेगा। अब दिखने का क्या मतलब है? देखने का मतलब ये है कि केंद्रक जो होता है वो इस टाइप का एक सेल के अंदर इस टाइप की एक बॉडी होती है, ये इस टाइप का एक केंद्रक होता है, गोल केंद्रक होता है, इसकी जो होती है डबल लेयर होती है इस टाइप से, ये अभी हम देखेंगे आगे कि डबल लेयर का केंद्रक होता है। तो ये केंद्रक है। तो लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ अंतरकाल अवस्था में ही ऐसा दिखता है, इसके अंदर क्रोमेटिन भरा हुआ है, इसके अंदर डीएनए वगैरह सब भरे हुए हैं, लेकिन अंतरकाल अवस्था में ही ऐसा पैक्ड रहता है। जब विभाजन हो रहा होता है तब ये क्या करता है, डिस्क्रीट, ये इसकी जो ये है ये हट जाती है। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में। लेकिन ऐसा होता है कि ये वाली अवस्था है इसकी, ये सिर्फ अंतरकाल अवस्था में देखी जाती है। तो अभी जो हम केंद्रक की बात कर रहे हैं, केंद्रक हमारे को तभी दिखेगा जब वो इस अवस्था में होगा। अगर वो ऐसा फैला हुआ रहेगा या फिर इसके अंदर का सारा मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाएगा तो हमारे को उसको केंद्रक नहीं बोल सकते। तो उसलिए हम जो केंद्रक नाम दिया है ये हम देखेंगे अंतरकाल अवस्था में। केंद्रक जो देंगे हम वो अंतरकाल अवस्था के अंदर हम इसका नाम। तो अंतरकाल का जो अवस्था में केंद्रक है उसके अंदर यहां पर खूब सारा क्रोमेटिन भरा हुआ रहता है। ये क्रोमेटिन नाम आपने पहले कोई सुना है? ये वही क्रोमेटिन है जो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। जो क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, शारीरिक रंग से रंजित होने वाली चीज क्रोमेटिन, ये वही चीज है। इसके अंदर है कि अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी हुई रहती है। केंद्रीय प्रोटीन तंतु मतलब केंद्रीय प्रोटीन तंतु। अब इसको इंग्लिश, इनके जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आप अगर कभी किसी से डाउट डिस्कस करेंगे तो जरूरी नहीं है आपको हिंदी टीचर मिलेगा, हिंदी में पढ़ाने वाला टीचर मिलेगा। तो जरूरी ये रहेगा कि आप है ना दोनों की चीजों को, दोनों ही वर्ड्स को आप याद रखें। जैसे क्रोमेटिन जो होता है, इसको क्रोमेटिन तो क्रोमेटिन ही नाम है, लेकिन अगर हम बात करें केंद्रक प्रोटीन तंतु, केंद्रकीय प्रोटीन तंतु, केंद्रीय प्रोटीन तंतु, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रीय प्रोटीन तंतु। एक केंद्रीय प्रोटीन तंतु जो होता है, जब न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होता है ये अंतरकाल अवस्था में होता है तो इस तरह से होता है, एक बॉल की फॉर्म में होता है। तो ये बॉल की फॉर्म में जब ये होता है तो इसके अंदर जो होता है केंद्रीय प्रोटीन तंतु जो होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र का आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना हुआ होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से ये कहना चाह रहा है कि जब फ्लेमिंग ने, जब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, 1831 से पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, तब
शायद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं रहा होगा, लेकिन तब इसका मतलब तब उसको पता नहीं पड़ा होगा कि इसके 2 लेयर होती है। लेकिन अब यहाँ पे इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता पड़ा, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने देखा तब हमारे को पता पड़ा कि यहाँ पे 2 लेयर पाई जाती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होती है 2 लेयर पाई जाती है। अब जब 2 झिल्लियां होती है, ये जो 2 झिल्लियां होती है, ये 2 झिल्लियां हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये 2 झिल्लियां हैं, पहली ये झिल्ली और दूसरी ये झिल्ली। इनके जो बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो ये फासला होता है, ये होता है 10 से 50 नैनोमीटर का। ये जो फासला होता है 10 से 50 नैनोमीटर का होता है और इसको बोलते हैं परिकेंद्रिका अवकाश। परिकेंद्रिका अवकाश इसका नाम है, और वैसे हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में पेरीन्यूक्लियर स्पेस। काफी हद तक चीजें जो हैं, काफी हद तक वर्ड्स जो हैं वो बहुत आसपास है, तो आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं पे कुछ वर्ड डिफिकल्ट लगे तो डिफिकल्टी की वजह से उसको ऐसा मत रखना कि आप भूल जाओ या फिर उसको याद नहीं रखो। आपको उसको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको दोनों लैंग्वेज का फायदा मिल सके। क्योंकि आपने देखा कि आपने नीट में एक रूल है, नीट का जो पेपर आता है उसमें एक रूल है कि अगर किसी क्वेश्चन में गड़बड़ आती है तो वो ही क्वेश्चन मान्य होगा जो इंग्लिश मीडियम का होगा। तो आपको दोनों चीजों पे अपना ध्यान रखना है। परिकेंद्रिक अवकाश, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, केंद्रीय प्रोटीन तंतु, न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट्स, ये सारी चीजें आपको पता है। अब आगे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये न्यूक्लियस है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियस, 2 लेयर का, ये 2 लेयर, इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है। इन 2 मेम्ब्रेन जो होती है ये अंदर तो बना हुआ है केंद्रीय पदार्थ, क्रोमेटिन और सब, और बाहर है सेल। ये बाहर जो है ये सेल है, इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म और दूसरी ऑर्गेनल्स जो होती है वो सारी चीजें इसके अंदर भरी हुई है। अब क्या होता है कि इसने कहा है कि ये जो सेल, ये जो न्यूक्लियस है, ये मैंने बहुत बड़ी न्यूक्लियस बनाई सिर्फ दिखाने के लिए, हालांकि न्यूक्लियस इतनी बड़ी होती नहीं है। ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो ये डबल लेयर है, जो 2 लेयर के बीच में जो स्पेस होती है उसको परिकेंद्रिका अवकाश कहता है, जिसका 10 से 50 नैनोमीटर तक का इसके बीच में जगह होती है। ये जो केंद्रीय पदार्थ है और ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिकीय पदार्थ या फिर साइटोप्लाज्म जो हम कह सकते हैं, इसके बीच में ये एक झिल्ली जो है, ये 2 जो झिल्लियां हैं ये है ना अवरोध पैदा करती है। ठीक है, 2 जो झिल्लियां हैं ये इसके बीच अवरोध पैदा करती है, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है, इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है, जैसे मान लो अंदर इसके डीएनए है, आरएनए है, ये डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह जो भी इसमें बन रही है या फिर जो भी चीजें इसमें बनती है, जो बाहर चीजें का जो होता है आदान प्रदान होता रहता है। अब ये जो झिल्ली है इसके अंदर क्या होता है, कहीं कहीं पे पोर्स होते हैं, कहीं कहीं पे छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इनको हम इन छिद्रों से क्या होता है कि बाहर की चीजें अंदर और अंदर की चीजें बाहर जाती रहती हैं, बाहर की चीजें अंदर और अंदर की चीजें बाहर जाती रहती है, जिसकी भी जहां जरूरत होती है वो चीजें इधर से उधर जाती रहती हैं। अब इन छिद्रों के बारे में जो चीजें दे रखी हुई ये दे रखी, ये छिद्र जो होते हैं ऐसे नहीं बनते, ये छिद्र होते हैं कि ये जो 2 है, अंदर वाली और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन जो है, इन दोनों मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर आके मिल जाती है, इस तरह से मिल जाती है। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन जो है फ्यूज हो जाती है आगे जाके, ये कहीं कहीं में जाके फ्यूज हो जाती है। ये जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन से यहां पे बीच में छेद हो जाता है और उस छेद से डीएनए आरएनए अंदर बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह की न्यूक्लियस की, इस तरह से न्यूक्लियस की पूरी स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। अब ये पूरा केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर यहां पे या कहीं पे भी एक बहुत छोटी सी एक और चीज पाई जाती है जिसका नाम है, ये तो है पूरा केंद्रक और इसका नाम है केंद्रिक।
ये जो होता है ये होता है केंद्रिक, और ये मेनली काम करता है राइबोसोमल आरएनए बनाता है। राइबोसोमल आरएनए ये बनाता है, तो ये केंद्रिक इसके अंदर पाया जाता है जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ये एक गोलाकार आकार की एक चीज होती है जिसको हम केंद्रिक नाम दिया है। आगे कहता है कि केंद्रिक झिल्ली रहित तो वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। मतलब हमने यहां पर तो बात की कि केंद्रक के अंदर तो दो झिल्ली पाई जाती है, ये लेकिन जो केंद्रिक होता है, केंद्रिक के अंदर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना कि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम करता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जहां पे आपको नीट जो है या फिर एनटीए जो है आपको गलती करवा सकता है कि एक्टिव है या इनएक्टिव। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको नोट करवा दी जाएंगी क्लास के अंदर, लेकिन आपको मेनली अभी ये ध्यान रखना कि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए बनाता है केंद्रिक। ठीक है, एक्टिव मतलब सक्रिय राइबोसोमल आरएनए बनाता है, उसका संश्लेषण करने के काम में आता है केंद्रिक। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियर प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये फिर से क्रोमेटिन को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है, जो कि आप बहुत अच्छे से पहले देख चुके हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्र के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों यानी 23 जोड़ों में बिखरा होता है। अब गुणसूत्र में डीएनए का संमिश्रण यानी पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जो मैंने आपको चैप्टर बताया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप ये चीज देखेंगे। अब देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है। इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि ये जो क्रोमेटिन भरा पड़ा है, डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन, ये है मेनली क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन जो होता है, ये मैंने बोला था कि सबसे पहले जब मैंने आपको समझा था कि अंतरकाल अवस्था के अंदर केंद्रक जो होता है इस फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म में रहने की वजह से इसके अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो अंदर की तरफ ऐसे झिल्ली नहीं, ऐसे फिलामेंट तंतुओं के फॉर्म में रहता है, या फिर एक बहुत लंबा ही डीएनए, मतलब एक ही फिलामेंट है डीएनए का, एक ही लंबी थ्रेड है डीएनए की 2.2 मीटर की। इंसानों के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए मिलता है। इस फॉर्म में ही क्रोमेटिन रहता है। लेकिन जिस टाइम में विभाजन हो रहा होता है, अब विभाजन की हम बात कर रहे हैं, विभाजन के दौरान केंद्रक के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है, ये क्रोमेटिन के अंदर सबसे पहले की जो फिलामेंट की फॉर्म में रहते हैं, इस तरह से ऐसे बिखरे हुए पड़े रहते हैं जाली के फॉर्म में। सबसे पहले तो ये कंडेंस होना शुरू होते हैं। कंडेंस होना शुरू होता है मतलब एक दूसरे के पास में बिल्कुल पास में आना शुरू होते हैं। इनका संमिश्रण शुरू हो जाता है, मतलब इनकी पैकेजिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल जैसे मान लो इसमें कुछ इकट्ठा हुआ, बिल्कुल ऐसा उलझा हुआ धागा पड़ा है, उस धागे को आपने बिल्कुल इकट्ठा करके बिल्कुल उसकी पैकेजिंग बना रहे हो, तो वो चीज जो है वो चीज यहाँ पे देखी जाती है विभाजन के दौरान। ठीक है, और कंडेंस होकर ये क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम बना देते हैं, जो कि हम इस तरह की स्ट्रक्चर देखी जाती है। हम ये इस तरह के स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इन सबसे तो आपने काफी क्वेश्चंस किए होंगे, अगर आपने इस साल नीट दिया होगा तो तैयारी करने के दौरान आपने काफी क्वेश्चंस किए होंगे। और जो लोग 11th क्लास में हैं या फिर जो लोग 12th क्लास में हैं, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस किए होंगे, काफी चीजें देखी होंगी, काफी सवाल देखे होंगे कि किस तरह से सवाल पूछता है। तो क्रोमोसोम जो होता है ये चीज है, क्रोमेटिन ही है जो आगे जाके बिल्कुल सम्मिश्रण होकर उसका बिल्कुल एक पैकेजिंग हो गई उसकी, और अब वो इस तरह दिखने लगता था। ऐसे हमारे पास में ह्यूमंस की अगर अपन बात करें तो ह्यूमंस की अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम, जिनको हम क्या बोलते हैं,
गुणसूत्र, 46 मतलब 46 गुणसूत्र, और 46 गुणसूत्र का मतलब एक तरह से 23 जोड़े मिलते हैं। छियालीस गुणसूत्र और 23 जोड़े, 46 गुणसूत्र मतलब 23 जोड़े, मतलब हर क्रोमोसोम, हर 2 क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं। ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम नहीं है, ये एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन ऐसा एक और क्रोमोसोम आ जाएगा जो इसके साथ ही रहेगा, या फिर जिसके फंक्शन और उसके फंक्शन काफी हद तक सिमिलर होंगे। इनका हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, जिसके बारे में हम क्लास 12th में देखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। तो अगर 46 गुणसूत्र हैं और इस तरह से अगर वो रहते हैं तो एक जोड़ा हो गया, ये ऐसे ही हमारे पास में कितने जोड़े रहेंगे, 23 जोड़े रहेंगे। तो ह्यूमंस की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े मिलते हैं। अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं अगर, तो उसमें कहता है कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ये 4 प्रकार भी हम देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि गुणसूत्र बिंदु होता क्या है। जब ये क्रोमोसोम है, मैंने अभी बताया आपको कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद का क्रोमोसोम बता रहा हूं। पहली बात जो हम देखेंगे इसके अंदर कि ये जो जगह होती हैं, ये जो जगह होती है इनको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। ये गुणसूत्र बिंदु होते हैं, ये क्या होता है, प्राथमिक संकीर्णन एक शब्द दिया गया है इसके अंदर। प्राथमिक संकीर्णन को अगर हम संकीर्णन के बारे में बाद में देखें, लेकिन पहले प्राथमिक, तो प्राथमिक से हमको ये समझ में आता है कि ये अकेला ही यहाँ पे एक ऐसा संकीर्णन नहीं है। संकीर्णन मतलब कॉन्स्ट्रक्शन, कोई भी चीज है वहां से कॉन्स्ट्रक्ट हो जाना, वो बिल्कुल पास पास आ जाए, जैसे यहाँ पे बिल्कुल फैली फैली हुई और यहाँ पे बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्ट हो चुकी है, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं हम कॉन्स्ट्रक्शन या फिर गुणसूत्र बिंदु या फिर संकीर्णन। ठीक है, ये है संकीर्णन, संकीर्णन है ये। संकीर्णन मतलब किसी भी चीज का बहुत पास पास में जाना, बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्ट हो जाना, छोटा हो जाना इस टाइप से, तो संकीर्णन, सिकुड़ जाना, संकीर्णन है ये एक तरह से। और इसको जो नाम दिया गया है गुणसूत्र बिंदु, ये प्राथमिक संकीर्णन है। द्वितीय संकीर्णन भी जैसी भी कोई चीज होती है वो चीज हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्राथमिक संकीर्णन जो है वो है गुणसूत्र बिंदु। प्राथमिक संकीर्णन, ठीक है। अब ये जो काइनेटोकोर होता है, ये काइनेटोकोर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जब इसका विभाजन हो रहा होता है, जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, तब ये काइनेटोकोर काम में आता है। अब हमने स्टार्ट ही वहीं से किया कि जब विभाजन की स्थिति होती है तब ही क्रोमोसोम बनते हैं, वरना से पहले तो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं। तो जब विभाजन होने वाला है तब ही क्रोमोसोम बनेगा, और काइनेटोकोर जो होता है ये क्रोमोसोम के विभाजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब गुणसूत्रों को अलग अलग 4 तरह से विभाजित किया जाता है, किसके आधार पर, गुणसूत्र बिंदु के जगह के आधार पर। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों को किस जगह पर विभाजित करा है, किस तरह से विभाजित करा है। जैसे इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है इस जगह की और इस साइड की दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लंबाई बराबर है। इसको बोलेंगे मध्य केंद्रीय, मतलब गुणसूत्र बिंदु जो है वो मध्य में स्थित है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा मध्य केंद्रीय। उपमध्य केंद्रीय क्या होता है, जब गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो थोड़ा सा मध्य, ये तो मध्य है लेकिन मध्य से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, इसकी वजह से एक जो होती है भुजा छोटी और एक भुजा जो होती है वो लंबी होती है। आगे आने वाली जो है अग्र बिंदु और अंत केंद्रीय, इनके अंदर भी यही है कि एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है, लेकिन अलग अलग जो है पोजीशन के बेसिस पे कि थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा दूर है, तो उसको बोलेंगे उपमध्य केंद्रीय। अगर ये बिल्कुल एंड के पास में है लेकिन एंड पे नहीं है, इसको बोलेंगे अग्र बिंदु, और अगर ये बिल्कुल एंड पर है तो उसको बोलेंगे अंत केंद्रीय। तो गुणसूत्र बिंदु की जगह के आधार पे इसको गुणसूत्रों को 4 उनमें विभाजित किया जाता है, मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्र बिंदु और अंत केंद्रीय। तो ये जो है हमारे पास में 4 तरह के
गुणसूत्र देखे जाते हैं। इसके बाद में पाया जाता है कि अब एक चीज इस डायग्राम के अंदर दी गई है कि यहां पे कुछ इस तरह की चीज बनी हुई है, यहां पे कुछ इस तरह की चीज बनी हुई है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि संकीर्णन क्या होता है। संकीर्णन हम उसे कहते हैं जहां पे कोई भी चीज सिकुड़ती हो। तो ये जो है ये प्राथमिक संकीर्णन है, और दूसरा संकीर्णन हमारे को कहां दिख रहा है, इस जगह पे। ये आप अगर देखेंगे तो इस जगह पे, यहाँ पे ये इतनी मोटाई थी इसकी, उसके बाद जाके ये कम हो गया। तो ये जो है ये है द्वितीय संकीर्णन। और इसके ऊपर जो ये क्रोमोसोम का पार्ट होता है, ये भी ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही है। तो कहीं अगर संकीर्णन आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद में क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है ये भी क्रोमोसोम का ही पार्ट है, और इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये प्राथमिक संकीर्णन है। तो ये किसी में प्राथमिक संकीर्णन सब में मिलेगा, सब में मतलब सारे गुणसूत्रों में मिलेगा, लेकिन किसी गुणसूत्रों में द्वितीय संकीर्णन मिलता है। किसी में बहुत कम ऐसे होते हैं, एक आध ही होते हैं जिनके अंदर द्वितीय संकीर्णन मिलता है। इस द्वितीय संकीर्णन का क्या काम है, ये कहां यूज आता है, ये हम देखेंगे 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी कि द्वितीय संकीर्णन। और द्वितीय संकीर्णन तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये जो जगह है, इस जगह पे जहां पे पहली बार तो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो सब जगह मिलता है वो सब सारे गुणसूत्रों में मिलता है, उसको तो बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन, जिसको गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। और ये जो द्वितीय संकीर्णन होता है, ये होता है बहुत कम क्रोमोसोम्स के अंदर ये देखा जाता है, और ये होता है इसके ऊपर जो क्रोमोसोम मिलता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट, और ये होता है द्वितीय संकीर्णन। तो ये बहुत कम क्रोमोसोम में देखा जाता है। और द्वितीय संकीर्णन या फिर सैटेलाइट डीएनए, ये क्रोमोसोम जो है ये सब बने हुए किसके हैं, डीएनए के बने हुए। तो ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो छोटा सा क्रोमोसोम का पार्ट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये, इसको हमने क्यों अलग से दिखाया, अलग से क्यों बता रहे हैं, इसको क्या बता रहे हैं, क्या हो गया। तो क्रोमोसोम है, इसका कोई भी पार्ट है, हम बाकी पार्ट की तो बात कर नहीं रहे, सिर्फ हम सैटेलाइट डीएनए की बात क्यों कर रहे हैं। सैटेलाइट डीएनए की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक खास बात है कि जब इसकी खास बात है कि ये सैटेलाइट डीएनए स्टेन नहीं होता, मतलब रंजित नहीं होता। तो क्या खास बात हो गई इसमें, सिर्फ इतनी खास बात है नहीं, ये चीज आपको लेके जाएगी फिर से पीछे, जहां से हमने केंद्रक को शुरू किया था कि क्षार रंग से रंजित हो जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। ये सब जो चीजें हैं, ये पूरा क्रोमोसोम ये क्रोमेटिन मटेरियल से ही तो बना हुआ है। लेकिन अगर पूरा का पूरा क्रोमेटिन अगर रंजित हो जाता है तो ये सैटेलाइट डीएनए कहां से आया फिर, ये सैटेलाइट डीएनए भी क्रोमेटिन में ही था। इसका मतलब यहां से हमारे को एक चीज मिलती है कि सैटेलाइट डीएनए वाले पोर्शन से कि क्रोमेटिन जो होता है वो कभी भी पूरा रंजित नहीं हो सकता, कभी भी पूरा रंजित नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए जैसी भी चीजें क्रोमेटिन में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी भी चीजें क्रोमेटिन में पाई जाती हैं जो कि सैटेलाइट डीएनए बनाती है, जो कि सैटेलाइट डीएनए को बनाएंगी। तो वो सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो कभी रंजित नहीं होता, तो उसको हम माइक्रोस्कोप से किसी से देख नहीं सकते। लेकिन 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब आपको दिखेगा कि सैटेलाइट डीएनए जैसी भी कोई चीज होती, तो पता कैसे चला कि सैटेलाइट डीएनए जैसी कोई चीज होती, वो मेथड आप देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको सिर्फ इतना देख लो कि ये रंजित नहीं होता। तो मतलब जब फ्लेमिंग ने देखा था क्रोमेटिन मटेरियल, तो क्रोमेटिन मटेरियल में उसको जो जो चीजें दिखी थी वो सिर्फ थी ये इतना इतना सा पार्ट, सिर्फ इतना इतना सा पार्ट उसको दिखा था, बाकी ये पार्ट भी था वहां पर, ये ऐसा नहीं दिख रहा था, ये फैला हुआ था बिल्कुल ऐसे जाली रूप में। तो वहां पे ये कुछ कुछ पार्ट ये भी था जो रंजित नहीं हो रहा था, तो वो चीजें फ्लेमिंग को नहीं दिखी थी। क्वेश्चन आ जाएगा अभी, वैसे आने के बहुत कम चांस है, बिल्कुल 0 चांस है कि सैटेलाइट डीएनए क्या
फ्लेमिंग को दिखा, या फिर जिन मटेरियल से सैटेलाइट डीएनए बना है क्रोमेटिन के अंदर, क्या वो फ्लेमिंग को दिखा था? तो ये चीज हम मना कर सकते हैं कि नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंग ने तो जो चीजें रंजित हो रही थी, शार रंग से जो चीजें रंजित हो रही थी, सिर्फ उन्हीं को ही देख के बताया था। लेकिन सैटेलाइट डीएनए जो है वो स्टेन नहीं करता, रंजित नहीं होता वो, इसलिए हम कह सकते हैं। इससे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो, कि क्या सैटेलाइट डीएनए फ्लेमिंग को दिखा था? बोलेंगे नहीं। लोग उसको ढूंढते रहेंगे फ्लेमिंग वाले टॉपिक में, सैटेलाइट डीएनए वाले टॉपिक में, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों का गलत नहीं होगा।